गलबन शराब उसके दिमाग पर चढ़ गई थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। उसने रुक कर कहा, भला जब तक अटीला के फतेह किए हुए शहरों से धुआं ना उठे, जख्मियों की चीखों पुकार सुनाई न दे, मुर्दों के ढेर नजर ना आए, तो फिर उसे अटीला की फतेह क्या कहा जाए? शहर कैसे कहा जा सकता है और कैसे वो फतेह किया हुआ हो सकता है? हाँ, इस बार ये कमी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सालूस आजम हमारे साथ है। यहाँ न सही थ्योडस के दरबार में, थ्योडस के शहरों में ये सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली जाएगी। क्यों सालूस, क्या तुम थ्योडस से जंग के दौरान भी मुझे कोई ऐसा कारनामा दिखाओगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों नहीं, मैं अटीला का खादिम हूँ और इसके लिए जो खिदमत भी अंजाम दे सकूंगा, इस पर मुझे बेहद खुशी होगी, मैंने जवाब दिया। अटीला खुश होकर कहके लगाने लगा, फिर चंद साहत के बाद बोला, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ मेरे पास। उसने कहा और मैंने हुक्म की तामील की। मैं अटीला को पहली बार शराब पीते देख रहा था। वो पी रहा था और कहके लगा रहा था। उसकी बीवियां उसके चारों तरफ बैठी हुई थी। वो नशे में मस्त हुआ जा रहा था। उसने इतनी पी कि उसे बिल्कुल होश न रहा, और उसके बाद जो मनाजर देखने में आए वो किसी होशमंद आदमी से बाहिर न थे। मैं अलबत्ता खामोशी से बैठा उसे देखता रहा। फिर जब अटीला बिल्कुल ही नीम दीवाना हो गया तो मैं वहां से उठ गया। मैं जानता था कि होश में आने के बाद वो मेरी मौजूदगी बर्दाश्त न कर सकेगा। चुनाचे मैंने वो जगह छोड़ दी और अपने कैमे में पहुंच गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फोरा मेरे पास पहुंच गए। उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा, मैंने भी मुस्कुराकर उसकी पजीराई की। वो बोली, ओहो, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी तीनों खादमाएं तुम्हारे नजदीक होंगी। नहीं, चूंकि मैं अटीला के पास गया था इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया था। अच्छा ही किया, अब मैं हाजिर हो गई हूँ और मैं भी तुम्हारी नाचीज खादमा ही हूँ, फोरा ने कहा। मैंने चंद साथ सोचा और फिर कहा, फोरा, अब सूरत हाल बदल चुकी है। अटीला हालते जंग से निकल आया है और मेरा ख्याल है अब उसकी पूरी तवज्जो औरतों की जानिब है। चुनाचे ऐसी सूरत में क्या यह मुमकिन नहीं है कि रात के किसी हिस्से में वो तुम्हें तलब करे? तुम्हें न पाकर उसकी जो कैफियत होगी, मेरा ख्याल है वो अच्छी नहीं होगी। नहीं, वो अब होश में नहीं आएगा। और फिर उसके पास जितनी औरतें हैं, इनमें मेरी गुंजाइश कहाँ है? फोरा ने जवाब दिया। यह भी मुमकिन है फोरा कि कोई दूसरी औरत उसे मेरे और तुम्हारे बारे में बता दे। ओहो, कुछ नहीं होता, तुम क्यों फिक्र में डूबे हुए हो? मैं तो तुमसे ज्यादा खराब हैसियत रखती हूँ। अगर हम फंस भी गए तो सबसे पहले तो मेरी ही गर्दन मार दी जाएगी। तुम्हारी खताएं तो वो मुआफ कर देने का आदी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे मामले में वो काफी दरगुजर से काम लेता है। तो प्रोफेसर फोरा ने वो रात भी मेरे साथ गुजार दी और उसके बाद बहुत कुछ होता रहा। अटीला ने सिर्फ ऐश करने की ठान ली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसका दिल इस ऐश से भी भर गया। उसकी फौजें थ्योडस की जानिब कूच करने लगी। अब उसने थ्योडस पर हमला आवर होना था। दिन रात का सफर और इसके बाद वही सारे इंतजामात और वही सारे हंगामे, यहाँ तक कि हम लोग थ्योडस के इलाके में पहुंच गए। और इसके बाद अटीला ने एल्ची थ्योडस के दरबार में उससे मुज़ाकरात करने के लिए भेजे। और ये इत्तेफाक की बात थी कि थ्योडस ने अटीला की बर्तरी तस्लीम कर ली थी और उसने अटीला को अपने दरबार में दावत दी और अटीला मेरे और चंद अफराद के साथ थ्योडस के दरबार में पहुंच गया। थ्योडस ने बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ उसे बिठाया और अटीला की बर्तरी तस्लीम करते हुए कहा, खुदाई कहर अटीला, मैं तुझे खराज तहसीन अदा करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त थ्योडस ये बातें कर रहा था, लेकिन उसका एक खसूसी मशीर, जो बिला शक शुबा एक बहादुर और दलेर आदमी था, उसे नापसंदीदगी की निगाह से देख रहा था। जब सारी बातें तय हो गईं तो उसने खड़े होकर अचानक ऐलान किया कि वो थ्योडस के इस मुआहदे से मुत्तफिक नहीं है। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। ये बात अटीला के सामने की गई थी, जिसे अटीला ने भी सुना और थ्योडस ने भी सुना। थ्योडस गुस्से से खड़ा हो गया। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि मेरे सामने इस किस्म की बेबाकाना गुफ्तगू करो? उसने गरज कर अपने वजीर से कहा, मैं तनहा नहीं हूं, मेरे साथ बेशुमार लोग हैं जो मेरे हम आवाज हैं। हम मैदान जंग में अटीला से जंग करने के बाद इसके हाथों मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन यह अतात हमें पसंद नहीं। वजीर ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? थ्योडस ने पूछा। वजीर ने अपनी तलवार निकाल कर बुलंद की और फौरन ही उसके दरबार में सैकड़ों तलवारें बुलंद हो गई। ये वो लोग थे जो इस मुआहदे के खिलाफ थे। चुनाचे अटीला मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। उसने अपनी तलवार नयाम से निकाल ली। अटीला ने थ्योडस से कहा, तुम पीछे हट जाओ, सबसे पहले ये जंग कर ली जाए, इसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। अटीला के साथ उसके जनरल और मुट्ठी भर अफराद भी मौजूद थे। तभी खूनरेज वाक़या हुआ। अटीला और उसके साथ ही इन लोगों पर पिल पड़े थे जिन्होंने तलवारें बुलंद की थी। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ दरबार के अंदर तक महदूद थी। थ्योडस का दरबार खून से रंगीन हो गया। बिलाशुबा अटीला के अफराद इन लोगों पर हावी रहे थे। इन्होंने इस वजीर को भी कत्ल कर दिया और उसके साथ बेशुमार लोगों को भी जो इस वजीर के हमनवा थे।
थ्योडस खामोशी के आलम में खड़ा ये कत्ल गारत गिरे देखता रहा। अटीला इस वक्त तक तलवार निकाले खड़ा रहा जब तक के तमाम अफराद कत्ल न कर दिए गए। उनकी लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। दरबार के चिकने फर्श पर खून फैल रहा था और अटीला तलवार बुलंद किए खड़ा था। जब वजीर के हम नवाज तमाम अफराद मारे गए तो उसने तलवार नीची कर ली और बोला, क्या तुम्हें कोई एतराज है? उसने थ्योडस से पूछा। हरगिज नहीं, ये वो लोग थे जिन्हें आप कत्ल न करते तो मैं कत्ल करा देता। इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने की कोशिश की थी और अटीला ने तलवार नयाम में कर दी। इसका मकसद था कि वो थ्योडस की तरफ से मुतमईन है और जब अटीला किसी की तरफ से मुतमईन हो तो उसके बाद उसके मिजाज को बदलना मुश्किल था। चुनाचे दरबार से बहुत सा खराज और बेशुमार चीजें वसूल करके वो बाहर निकल आया। थ्योडस हंसी खुशी हमेशा के लिए उसका बाज गुजार बन गया था। इस तरह ये खौफनाक जंग टल गई जो बहर सूरत मेरे लिए बुरा शुगुन न थी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अटीला की फौजों के लिए वो कार्रवाई नहीं करना चाहता था जिसमें मेरी जात मुलव्विस होती। मैंने शाइका के खिलाफ जो कुछ किया था वो मजबूरन किया था और अंजाम शाइका के हक में बेहतर ही साबित हुआ था। चुनाचे मैं उस बात से मुत्तफिक था, अगर थ्योडस से जंग छिड़ जाती और अटीला मुझे किसी काम के लिए कहता तो जाहिर काम तो मुझे करना पड़ता, लेकिन मुझे खुशी न होती क्योंकि इन लोगों से भी मेरी दुश्मनी नहीं थी। मैं इनके लिए वो सब कुछ करना नहीं चाहता था जो अटीला करना चाहता था, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ था वो बेहतर ही था। अगर वो बदबख्त वजीर बीच में ना बोल पड़ता तो यकीनन इन लोगों की भी शामत ना आती जो इसकी वजह से ख्वाब ख्वाब मारे गए थे। तब अटीला ने जश्न मनाने का एहतमाम किया। अटीला बेपनाह शराब पी रहा था। उसने अयाशी में दिन रात एक कर दिए थे। फिर जश्न के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। अब उसका न जाने क्या इरादा था। बहरहाल हमने थ्योडस का इलाका छोड़ दिया और दरमियान में एक जगह क़याम किया। ये जगह मौजूदा इलाका हंगरी से करीब तर थी। वहाँ का क़याम अटीला का आखिरी क़याम था। अटीला की अयाशियाँ बदस्तूर जारी थीं। वहाँ उसने बेपनाह शराब पी ली थी। एक रात उसके हर्म से बेशुमार दहशत ज़दा आवाज़ें उभरी। कई औरतें रोती हुई बाहर भाग आई थीं। इन्होंने बताया कि अटीला मर चुका है। बड़ी हैरत की बात थी। मैं और उसके चारों जनरल उसकी तरफ तोड़ पड़े। हमने देखा कि अटीला बेसुध पड़ा है। उसके नाक से खून बह रहा था। बाद में यही अंदाजा हुआ कि कसरत शराब नोशी की वजह से उसके दिमाग की रग फट गई थी। लेकिन अटीला की मौत के बाद जो सूरत हाल सामने आई वह ताज्जुब खेज थी। जो लोग हमेशा उसके वफादार होने का दावा करते थे फौरन ही आपस में लड़ने भिड़ने लगे। अटीला के चारों जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जब अटीला की कब्र बनाई गई तो उसकी कब्र के चारों कोनों पर उसके जनरलों को कत्ल करके दफन कर दिया गया। इस तरह अटीला का ये लश्कर मुंतशिर हो गया। मेरी कैफियत कुछ और थी। मैंने यहाँ कोई खास मकाम हासिल नहीं किया था। वो औरतें जो अटीला ने मुझे दी थीं अपने तौर पर मुंतशिर हो चुकी थीं और मैं यहाँ तनहा रह गया था। चुनाचे मैंने उनसे अलग होने की ठानी और एक दिन फौजों से अलहदा होकर अपने घोड़े पर बैठकर किसी नामालूम नई मंजिल की जानिब चल पड़ा। सदियों की तवील तरीन जिंदगी में बिलाशुबा ऐसे वाकयात भी आए थे जब मैंने तुम्हारी इस दुनिया से बेजारी महसूस की थी प्रोफेसर। बाज़-औक़ात में ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रह जाता था। हालांकि बेजारी के इस दौर का वाहिद इलाज गहरी और तवील नींद थी। इस नींद के बाद जब मैं जागता था तो बदली हुई दुनिया मुझे इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन ऐसे औकात भी आए जब मेरा दिल सोने को भी नहीं चाहता था। मैं समझ नहीं सकता था कि मैं क्या चाहता हूँ और प्रोफेसर ऐसे वक्त मैंने अपने सोचने में कुछ तब्दीलियाँ पाई थी। मैं इन औकात में खुद अपने बारे में सोचता था। मैं सोचता था कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और इस ज़मीन पर तन्हा क्यों हूँ। मेरे जैसे दूसरे क्यों नहीं हैं। मुझे किस लिए तख्लीक किया गया है। वो कौन सी कुव्वत है जिसने सितारों को मुस्तकबिल की पेश गोई करने की कुव्वत दी है। वो क्यों चमकते हैं तेज हवाओं में, ज़मीन क्यों नहीं उड़ जाती, आसमान यकसा रंग में क्यों नजर नहीं आता। मुझसे बेइंतहा कमज़ोर परिंदे फिजा में कैसे परवाज करते हैं और मैं जो लाफानी हूँ, मैं जो सदियों से जिंदा हूँ, इनकी तरह कुव्वत परवाज क्यों नहीं हासिल कर पाता। इस तरह क्या वो परिंदे मुझसे अफसल नहीं हैं। वो फ़ानी हैं लेकिन इन कुव्वतों के हामिल हैं जो मुझ में नहीं हैं। इसका मतलब है कि कुव्वतें कहीं से बख्शी जाती हैं। कोई मादी कुव्वत इस सारे कारखाने की निगरान है और मेरी निगाहें उस कुव्वत को तलाश करने लगी थी। लेकिन एक मिनट, प्रोफेसर ने दरमियान में दखल दिया और चौंक कर खामोश हो गया। कहो प्रोफेसर, तुम दरमियान में कह चुके हो कि तुम्हारा कोई मजहब नहीं है। हाँ, मैं कह चुका हूँ प्रोफेसर। तुम्हारे इन ख्यालात ने भी कभी तुम्हें तहकीक की तरफ मुतवज्जा नहीं किया। ये बात नहीं है प्रोफेसर। मैं इब्तिदा से एक बात का इजहार करता चला आया हूँ। शायद तुमने गौर नहीं किया। मैंने मजहब की हैसियत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने इन लोगों का एहतराम किया जो कमज़ोर इंसान के लिए राहों का तयन करने चले आए हैं, जो इस बड़ी कुव्वत का एहसास दिलाते हैं जो ताकत बख्शती है। इस लाफानी कुव्वत का एतराफ़ तो रूए ज़मीन के एक एक ज़र्रे से होता है। मैंने इस कुव्वत के वजूद को हमेशा तस्लीम किया, लेकिन खुदा को किसी फ़िरके या मजहब में जम करने की कोशिश नहीं की। मज़ाहिब की बुनियादी बातों को मैं दिल से तस्लीम करता चला आया हूँ, लेकिन खुद किसी फ़िरके या मजहब के छाप नहीं लगाई, क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं
इनको मैं भी मानता हूँ। इसके अलावा मुझ जैसे इंसान को अगर तुम इंसान तस्लीम करो और जिसे कोई जरूरत महसूस नहीं होती, बहुत खूब। लेकिन जितने वाज़ेह अल्फाज में तुमने इस वक्त और इस बरतर कुव्वत का एतराफ़ किया है, पहले कभी नहीं किया। तुम्हारी भूल या अदम दिलचस्पी है प्रोफेसर। हालांकि मैं तो फना और बका देने वाली इस कुव्वत का तज़किरा जगह जगह करता आया हूँ, जो मुझ पर कादर ही है। इतनी भरपूर कुव्वतों का मालिक होने के बावजूद बाज़ औक़ात मैं कितना बेबस हो जाता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने इस बात को कभी नहीं छुपाया। मैंने हमेशा चमकने वाले सितारों का जिक्र किया है। वक्त पर निकल आने वाले चांद पर मैंने कभी दस्तरस हासिल नहीं की और उसे छुपाने की कुव्वत का कभी इजहार नहीं किया। शाहबादलों के टुकड़ों को कुव्वत हासिल है, हालांकि वो बजाते खुद बेजान है। वह हवाओं की ताबे हैं और हवाएं कहीं और से आती हैं। और मैंने सूरज की तपश को भी कभी रोकने का दावा नहीं किया, जबकि बाज़ औक़ात चमकदार दिन मुझे नागवार गुजरते हैं। तो प्रोफेसर, लामहदूद होने के बावजूद मैंने हमेशा अपने महदूद होने का तज़किरा किया है, क्योंकि लामहदूद वो कुव्वत है जो कायनात पर कादिर है। बहुत खूब, प्रोफेसर ने उसके खामोश होने पर कहा। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ बुरे ख्यालात भी रखता था। कैसे ख्यालात प्रोफेसर? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तो मेरे अल्फाज का बुरा तो नहीं मानोगे? प्रोफेसर ने पूछा। नहीं, हमारी तारीख में बहुत सी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्हें किसी भी तौर आम इंसानों पर थोड़ी सी बरतरी और कुव्वत हासिल थी। वो इस वक्त से बहक गईं और उन्होंने खुद को लाफानी कहना शुरू कर दिया या अल्फाज जिक्र खुदाई का दावा कर दिया। खूब, फिर इनका अंजाम क्या हुआ? जिल्लत, तबाही और ऐसी मौत जिससे दूसरों को इबरत हासिल हुई। कायनात की कहानी अज़ल से यकसा है। हर दौर में, हर सदी में इंसान गलत फहमियों का शिकार रहा है। ये कमजोर बुलबुला थोड़ी सी कुव्वत हासिल करने के बाद खुदा को फरामोश कर देता है, अपनी फना को भूल जाता है और ऐसे में फजूल बातें करने लगता है। लेकिन देखने वाले देखते हैं कि इसे इन गलत फहमियों की क्या कीमत अदा करनी पड़ती। बेशक, तो मैं यही सवाल तुमसे करने वाला था, प्रोफेसर ने कहा। क्या? मैंने पूछा। तुम तो इन तमाम इंसानों से बरतर कुव्वत के मालिक हो। तुम तो सदियों से फना नहीं हुए और इस तरह तुम आम इंसानों से मुख्तलिफ हुए। बाजू का तुम्हारे अल्फाज से ऐसी कुछ सरी झलकती है जैसे तुम अपनी इस लाफानी कुव्वत को इख्तिताम समझते हो। नहीं प्रोफेसर, बेशक मैंने अपनी दास्तान में अपनी हैसियत की इनफरादियत का इजहार किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हवाएं मेरे ताबे थीं और ना ये कि सितारे मेरे इशारे पर जुम्बिश करते थे। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी उलझनों का जिक्र किया है जिन पर मैं काबू नहीं पा सका। हाँ, यह भी हकीकत है, प्रोफेसर ने एतराफ़ किया। यह अपनी कुव्वत के महदूद होने का एतराफ़ था। खूब, तब तो ये यकीन किया जा सकता है कि तुमने कभी खुद को कोई अजीम कुव्वत कहलवाने की कोशिश नहीं की होगी। नहीं प्रोफेसर, सदियों का तजर्बा भी अगर मुझे इस कदर अहमक रहने देता तो फिर मैं खुद को मजाक का खेज़ समझता। मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ हूँ, लेकिन तुमने अपने बारे में कोई फैसला किया तो होगा कि आखिर तुम क्या हो? क्या तुमने दुनिया की नमूदो फना की रोशनी में खुद को नहीं जांचा? मेरे ख्याल में तुम जो सदियों के मुहक्किक रहे हो, तुमने खुद को नजरअंदाज नहीं किया होगा। जाहिर है प्रोफेसर। ओह, तो क्या फैसला किया? प्रोफेसर ने दिलचस्पी से पूछा। प्रोफेसर का यह सवाल लड़कियों के लिए भी काफी दिलचस्प था, चुनाचे वो भी पूरी तरह मुतवज्जा हो गई। नहीं प्रोफेसर, अभी मैं इसका ऐलान नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। वो क्यों? प्रोफेसर ने मायूसी से पूछा। सदियों की किताब अभी तुम्हारे दौर तक आई है प्रोफेसर, और ये दौर तुम्हारा इख्तिताम होगा, मेरा नहीं। मुझे तो अभी और आगे जाना है और इस किताब की तरतीब में मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। इसका एक एक लफ्ज़ अमानत है। अपनी शख्सियत के बारे में मैं आखिर में लिखूंगा, इस वक्त जब मैं इस किताब का आखिरी सफ़ा मुकम्मल करूंगा। प्रोफेसर खामोश हो गया था। काफ़ी देर तक यह अजीब सी खामोशी तारी रही। प्रोफेसर खावर ही ने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे असूलों में मुदाखलत करने के लिए मुआज़त खा हूँ। बहरहाल इसके बाद तुम्हारी कहानी कौन से दौर में दाखिल हुई? हाँ, मैं मुस्कुराया। अदवार के अक्स से मेरे जहन के लातादाद खानों में इस तरह महफूज हैं कि ज़रा सा छेड़ने पर आंखों के सामने तस्वीर बिखर जाती है। और अठीला की सल्तनत से रुखसत होने के बाद मैं अपने ताकतवर घोड़े पर बैठकर किसी नामालूम मंजिल की तलाश में सरगर्दा हो गया। जहन में कोई ख्याल नहीं था, कोई ताय्युन नहीं था कि आइंदा कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। बस सूरज निकलते, चांद निकलते, कभी रात चांदनी फैलती, कभी धूप फैल जाती। खुराक मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी, मिलती ना मिलती, लेकिन अपने फानी साथी का मुझे ख्याल था। और जब मुझे एहसास होता कि आइंदा किसी ऐसे सहरा से गुजरना है जहाँ घास और पानी न मिल सकेगा, तो मैं इस जगह से इन अशिया का जखीरा कर लेता जहाँ ये आसानी से दस्तयाब हो जाती थी। मेरा वफादार घोड़ा मेरा साथी था। वक्त का मैंने कोई तायुन नहीं किया था और ज़मीन की वसअत महदूद नहीं थी। आबादियाँ नजर आती थी लेकिन पुरकशिश न होती और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा न कर पाते। चुनाचे मैं आगे बढ़ता गया और फिर इतना तवील अरसा गुजर गया कि मेरा घोड़ा मुझसे दूर हो गया। इस पर उम्र की तहें जड़ गई थी। वो बूढ़ा हो गया था और मुझे महसूस होने लगा था कि अब वो मेरा साथ नहीं दे सकेगा।
चुनाचे मैंने उसके ऊपर सवारी करना छोड़ दी। हाँ, उसकी लगाम अब भी मेरे हाथ में ही होती थी। इस रफीक को मैं रास्ते में नहीं छोड़ सकता था, लेकिन एक रात को वो चट्टान के साए में बैठ गया, फिर लेट गया और फिर ना उठा। उसने दम तोड़ दिया था। और प्रोफेसर, मैं तो सदियों से इसका आदी था। इंसान मिलते थे, साथ रहते थे, जिंदगी भर की रफाकतों के वादे करते थे, अपना अहद पूरा करते थे और फिर जुदा हो जाते थे, और मैं इसका आदी था। चुनाचे मैंने अपने रफीक की लाश चट्टान के साए में खिसका दी और चमकदार सूरज के साथ सफर करने लगा। दूर दूर तक सहरा बिखरा हुआ था, चट्टानें जिनके दरमियान बदनुमा झाड़ियां उगी हुई थीं, और इन झाड़ियों में सांप और मुख्तलिफ हशरात अर्ज भागते दौड़ते फिर रहे थे। कहीं कहीं अजदे भी नजर आ जाते थे, जिनकी सांसों की आवाज जंगल की खामोश फिजा में पुरस्रार तहरीक पैदा कर देती थी। इनके तरतीब से सरकते बदन जिंदगी के वजूद का एहसास दिलाते थे। मैं रुक कर इन्हें देखता और आगे बढ़ जाता। इस खित्ते के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब तो अरसे से कोई आबादी भी नजर नहीं आई थी कि मैं इस इलाके के बारे में कोई मालूमात हासिल कर सकता। बहरहाल मैं चलता गया। शाम हुई तो मैंने यह वसी और अरीज चट्टानी मैदान अबूर कर लिया था और अब इसके आखिरी सिरे पर था, जहां से थोड़े फासले पर जंगलात नजर आ रहे थे। लेकिन फिर कुछ आवाजें सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये आवाजें एक छोटे से पहाड़ी टीले के दामन से आ रही थी। कोई साज बजा रहा था जिसकी आवाज बेहद पुरअसर थी। आबादी, मेरे ज़हन ने नारा लगाया, लेकिन मैं बेख्तियार उस तरफ नहीं दौड़ा, बल्कि इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। और फिर एक ऐसी जगह रुक गया जहां से मैं इस पहाड़ी के दामन में देख सकता था। तब मुझे कुछ लोग नजर आए। गो शाम हो चुकी थी और धुंधलाहट फैलती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को देख लिया जिनकी तादाद 10-12 से ज्यादा न थी। दुबले पतले जिस्मों वाले बेहद गरीब लोग थे, जिन्होंने मैले कुचैले मोटे लिबास पहन रखे थे। इनके सर घुटे हुए थे, हाथों में अजीब से औजार थे जिन्हें वो बजा रहे थे, और इनके मुंह से कुछ आवाजें भी निकल रही थी जो साफ यहां तक नहीं पहुंच रही थी। इन्होंने अपने दरमियान आग रोशन की हुई थी और इस आग में कोई चीज भी डालते जाते थे जिनसे धुआं बुलंद होता और दूर तक खुशबू फैल जाती। पूजा, मैंने सोचा। बहरहाल कोई आबादी करीब थी और ये लोग इस खित्ते के बाशिंदे थे। अब और कुछ वक्त इंसानों में गुजार लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तवील अरसा तक सैरा गर्दी रही है, मैंने सोचा, लेकिन इससे कबल कि मैं उनकी तरफ बढ़ता मैंने उन्हें वापस पलटते देखा। वो शायद पूजा करके वापस लौट रहे थे। मैं रुक गया। अब ये जा रहे हैं तो इन्हें जाने दिया जाए। समत मालूम हो गई है, बाद में इन तक पहुंचा जा सकता है। तवील अरसे के बाद आज फिर दिल में कुछ खाने की ख्वाहिश जागी थी। चुनाचे मैंने चारों तरफ निगाह उड़ाई। जंगली जानवर अब भी नजर आ रहे थे। मैंने एक बड़े खरगोश को ताका और जमीन से एक पत्थर उठा लिया जो इस खरगोश के लिए काफी था, और फिर पत्थर ने खरगोश के परखचे उड़ा दिए। मैंने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। काफी वजनी खरगोश था, खूब पुरगोश्त। मैं उसे लेकर चल पड़ा। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद के लिए आग रोशन कर दी थी। कोशिश से खुशबुएं अब भी उठ रही थीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था। चुनाचे मैंने आग की जानिब रुख किया और फिर नजदीक पहुंचकर खरगोश की खाल खींच ली। उसके अंदरूनी बेकार आजाद निकाल फेंके। थोड़े से कोयले अलाव से अलहदा करके खरगोश का गोश्त भूनने लगा। पूजा करने वाले कुछ फल और एक बड़ा सा आब खोरा आग के नजदीक रख गए थे जिसमें पानी भरा हुआ था। मैंने आसूदा निगाहों से उन चीजों को देखा। गोश्त सेंकने की बू दूसरी तमाम खुशबुओं पर हावी हो गई और मैं चारों तरफ देखने लगा। तब अचानक ही मेरी निगाह गार के उस दहाने पर पड़ी जो पते की शक्ल में था और ज्यादा चौड़ा नहीं था, यानी इतना नहीं था कि आदमी उससे आसानी से गुजर जाए। हाँ, लेट कर कोई भी अंदर रेंग सकता था। गोया यहाँ इन लोगों की आमद का मकसद कोई खास ही था। बहरहाल खाने पीने के बाद देखा जाएगा, मैंने सोचा। गोश्त भुन गया तो मैंने खरगोश को दांतों से उखेड़ना शुरू कर दिया। बेहद लजीज और खस्ता गोश्त था। फिर खरगोश हजम करने के बाद मैंने आबखोरे का ठंडा और शीरी पानी पिया। फिर कुछ फल खाए और काफी फरहत महसूस की। तारीकी पूरी तरह फैल गई थी, इसलिए मैंने गार में इस वक्त दाखिल होने का इरादा मुलतवी कर दिया और फिर इसी जगह लेट कर सो गया। दूसरी सुबह सूरज की किरणों ने पपोटों में गुदगुदी करके जगाया। गर्म सूरज चमकने लगा था और मौसम की तपश सूरज के निकलने का एहसास दिलाने लगी। मैं गहरी सांस लेकर उठ गया, कुर्बो जवार के माहौल को देखा और फिर मेरी तवज्जो गार के साए की जानिब मबसूल हो गई। और कोई काम तो था नहीं। मैंने सोचा कि गार को अंदर से देख लूं। चुनाचे मैं गार के साए के करीब पहुंच गया और फिर मैं लेट कर उस गार में रेंग गया। मोटी सिल के नीचे पहुंचकर मैंने पहले गर्दन अंदर डाली और फिर हैरान रह गया। गार का दहाना बहुत छोटा था, लेकिन अंदर से वो बहुत कुशादा थी। साफ सुथरी चिकनी दीवारों वाला गार, जैसे उसे इंसानी हाथों ने तराशा हो। चंद साथ के बाद मैं सीधा खड़ा रहा। अंदर एक पुरस्रार मंजर था। अजीब सी खुशबू पूरे गार में बिखरी हुई थी। दिन होने की वजह से रोशनी भी चंद रखनों से अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से गार का पूरा माहौल उजागर हो गया था। जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील यूं है। गार में दीवारों में बखौर दान लगे हुए थे जिनसे खुशबू उठ रही थी।
धुएं की बारीक लकीरें फिजा में मुंतशिर हो रही थीं और इन्हीं की बू पूरे गार में फैली हुई थी। गार के आखिरी सिरे पर पत्थर की एक लंबी सिल पड़ी थी जिन पर चंद रंगीन कपड़े नजर आ रहे थे और इन कपड़ों के अंदर कोई इंसानी जिस्म मौजूद था, शायद किसी मुतबर्रिक हस्ती की लाश जो मकामी लोगों के लिए काबिल एहतराम हो। लाश के सराहने कुछ नाकाबिले फहम चीजें रखी हुई थी। ये थी उस गार की कुल कायदात। तजस्सुस और दिलचस्पी बढ़ गई थी। चुनाचे में गार के अंदर रखी हुई लाश के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और एक बार फिर मुझे हैरत का झटका लगा। लाश के पूरे बदन में जगह जगह लंबी नोक वाले खंजर पेवस्त थे। ये खंजर लकड़ी के खूबसूरत दस्तों वाले थे। जहां वो पेवस्त हुए थे वहां से खून भी निकला था, लेकिन ये खून जमकर स्याह हो गया था, जिसका मतलब था कि इसको तवील अरसा गुजर गया है। गोया जो कोई भी है इसे कत्ल किया गया है। अब मैंने लाश का चेहरा देखा और बालों से बेनियाज सर भी घुटा हुआ था। आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसे इन खंजरों से कोई अजियत न हुई हो। हालांकि कत्ल होने वाले के चेहरे पर अजियत के आसार होने चाहिए थे। इसके अलावा जो चीज हैरानकुन थी वो ये थी कि लाश की शक्ल नहीं बिगड़ी थी, उसके गोश्त से ताफुन भी नहीं उठ रहा था। हालांकि खून की कैफियत बताती थी कि उसे मरे हुए तवील अरसा गुजर चुका है। फिर इसके नजदीक रखे सामान की तरफ मुतवज्जा हो गया। सूखे चमड़े की बोतलें थीं जिनमें स्याल भरा हुआ था, मैला और गुदले रंग का स्याल। एक चौकोर सी चीज रखी हुई थी और इन चीजों के साथ एक चीज जो रखी थी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। ये एक रोल था जो किसी झिल्ली का बना हुआ था। ऐसे रोल अक्सर तहरीरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।